बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब के पास और इनसे जानते हैं कि आज बाकी पिछली चीज़ें सारी तो आपने देख ली हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको अपडेट्स दें, और वो अपडेट्स ये हैं कि उस कमेटी का फ़ैसला कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है, और वो रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले जो है वो हमने देखी भी है। डॉक्टर साहब, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो रिपोर्ट में क्या लिखा है यूएफएम कमेटी ने। देखिए, अनफेयर मीन्स कमेटी का इजलास जो 17 अगस्त को हुआ और जो कि कल सिंडिकेट में पेश किया गया, उस सिंडिकेट को तो पहले से कॉपी दी नहीं गई थी, लेकिन इजलास के बाद शायद लोगों ने शेयर कर दिए, तो मैंने भी पढ़ी। तो उसमें 15 अगस्त को एसएम लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के ख़त के हवाले से है कि हमने कौन कौन से इनरोलमेंट नंबर आपने हमें अलॉट किए थे 1988 में, ठीक है। और उसमें सारी तफसीलात लिखी तारिक जहांगीरी के बारे में कि उन्होंने कब इम्तहान दिया, कब बार हुए। लेकिन कमेटी ने अपने फ़ैसले में आखिर में लिखा है कि हमने जो है वो कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन से पूछा कि भाई अक्सर लोग जो हैं वो जब उनको डिबार किया जाता है 3 साल के लिए जैसे, तो वो रेस्टोरेशन की यानी बहाली की दरख्वास्त भी देते हैं, और ये होता रहता है। तो वो कमेटी जो है दोबारा इजलास करके 3 साल को 1 साल कर देती है, 1 साल को आधा साल कर देती है। तो जो है वो तो अनफेयर मीन्स कमेटी में मैंने जब पूछा कि भाई अक्सर कैंडिडेट रेस्टोर करा लेते हैं अपनी सज़ा को, अपने एडमिशन को, तो आपका पास उस ज़माने का रिकॉर्ड है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो नहीं है। तो उसमें फ़ैसले में ये लिखा हुआ है कि अनफेयर मीन्स कमेटी जो है इस नतीजे पे नहीं पहुंची कि क्या फ़ैसला करना चाहिए। अब वो सिंडिकेट पे छोड़ी कि वो फ़ैसला करें। उन्होंने अपने सर से उतार के सिंडिकेट में भेज हाँ, दिया। तो भाई ज़ाहिर है ये तो यूनिवर्सिटी में जो भी लोग असातिज़ा प्रोफेसरान हैं वो तो न जाने कब से जानते हैं। अनफेयर मीन्स कमेटी के पास रेस्टोरेशन का रिकॉर्ड भी पेश किया जाता है ताकि देख लिया जाए कि भाई हाँ ये क्या है। तो वो जो जाली डिग्री वाला मामला है जस्टिस साहब का, तारिक महमूद जहांगीरी का, उसके सिलसिले में अनफेयर मीन्स कमेटी भी कोई नतीजे पे नहीं पहुंच सकी, और इसीलिए सिंडिकेट के इजलास में जब रखा गया तो जो है वो सिंडिकेट ने फ़ैसला करना था। तो आप मुझे खुद ही बताइए कि अगर एक कमेटी बनाई थी जिसने कि ये मालूम करना था कि डिग्री जाली है कि नहीं, और वो कह रही है हम नतीजे पे नहीं पहुंच रहे, तो सिंडिकेट कैसे इस नतीजे पे पहुंच सकती है? जाहिर है सिंडिकेट के पास कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ आई है भाई कि वो इसको करें, जब असल कमेटी नहीं उसको वो। मैं इजलास में जाता तो मैं जाहिर सी बात है यही सवालात करता। अच्छा, ये मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला था कि अभी बाज़ लोग एतराज़ कर रहे हैं इस पर कि जी, बल्कि जामिया कराची के ही एक यंग टीचर ने इस पर वो किया है, टीचर तो नहीं, उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर रियाज़ अगर चले भी जाते कमेटी में इजलास में तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अच्छा, फिर किसी और ने भी ट्वीट किया है कि 22 लोग जो हैं वो उसमें होते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को जी देखिए, वो सिंडिकेट में अफसरान की तरफ से एक सीट है जिस पे डॉक्टर हसन औज, जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त शकील औज शहीद मरहूम के साहिबजादे भी हैं, और मेरे लिए तो बिल्कुल बच्चों की तरह से ही हैं। ज़ाहिर है, बिल्कुल। बचपन में इनको उनके सहन में खेलते हुए देखा है। तो ये बड़े होनहार आदमी, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, आप जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी राय क्या है, मैंने कोई ऐसी टीवी चैनल पे पट्टियाँ देखी हैं, तो मैं हतमी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख़्याल में वो ये बात सही कह रहे हैं कि जब 14 लोग थे और उनके सामने पेश किया जाता तो मैं बहुत करता तो नुक्ता एतराज़ कर देता। ऐसे ही है। लेकिन मैं तो उनसे अब ये सवाल करता हूँ कि जनाब, अनफेयर मीन्स कमेटी जब किसी नतीजे पे नहीं पहुँची, तो आप बताइए कि किस तरह से सिंडिकेट उस नतीजे पे पहुँच सकती है जो अनफेयर मीन्स कमेटी नहीं। ऐसे ही है, जबकि शवाहिद नामुकम्मल है। और मेरा हमेशा से मानना ये है कि देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी में जब तक रहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद की तरह से रहता हूँ। मेरा एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सब जानते हैं, लेकिन ये कि जो है वो मेरी नज़र में जहाँ मुझे भी बराबरी से देखा जाना चाहिए, वैसे मैं भी सबको बराबरी से देखता हूँ। लेकिन एक चीज़ अभी आपने देखा होगा, या आपने शायद फ़ील किया हो, यानी हमने चूँकि बाहर रह कर के ये फ़ील किया है कि अभी आपको एक मखसूस पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पजीराई आपको दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा मतलब तासुर दिया जा रहा है, या लोग तासुर ले रहे हैं कि आप शायद पीटीआई की बहुत ज़्यादा हीरो बनते जा रहे हैं उनके नज़दीक? तो थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करें। देखिए, मैं सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी पूरी जवानी समझ लें यूनिवर्सिटी की 95 से सर्विस समझ लें,
मैं MQM पर तनकीद करता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। और मैं उनके तर्ज़ सियासत पे तनकीद करता हूँ, मैं उनकी हिमायत नहीं करता। असातिज़ा में और तलबा में जब कोई तहरीक बनती है तो मैं तफरीक नहीं करता। तो आज तो एक जगह लिखा हुआ था, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा कि आप तो कह रहे हैं कि आप तनकीद करते रहे, लेकिन आप आज एक जगह लिखा हुआ था, मैंने आपको शायद वो व्हाट्सएप भी किया था कि ये MQM लंदन की सोच। हाँ अच्छा। अब असल में ये मौका नहीं है असल में, क्योंकि देखिए मैं खुद ही उठाया गया हूँ, है ना। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि जो है वो कुछ लोग जिनका कोई सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका हो सकता है मुतशद्दिद पॉइंट ऑफ व्यू भी हो, लेकिन ये कि उनके बारे में भी वो भी यही कह रहे हैं कि भाई इनको कम से कम सिंडिकेट में जाने तो देते, इनकी बात तो सुनते, यानी मुझे सुनवाई का मौका तो मिलता ना किसी तरीके से। तो मुझे उठाया था तो किसी अदालत में पेश करते भी मैंने क्या जुर्म किया है ना। और आप भी यही कहते हैं कि अगर जस्टिस जहांगीरी की है डिग्री का मामला है या ये सारा चल रहा है तो उनकी भी तो सुनी जाए। उनकी सुनी जाए, उनके पास उनकी डिग्री है जो वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की, तो ओरिजिनल डिग्री तो देख लो कम से कम, फ़ोटोकॉपी के ऊपर फैसला कर रहे हो। एक और बात कि देखिए MQM हो गई या कोई और सियासी तंजीमें हो गई, मजहबी भी बाज़ हैं और इस तरह से PTI भी है। मैं इनके नज़रियात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मैं इनको अपनी ज़बान में, मार्क्सी ज़बान में, इनको बोर्जवा पार्टी यानी सरमाएदारों की पार्टी समझता हूँ। लेकिन एक बात है कि बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं जो कि अपने आप को आवाम की पार्टी कहते हैं, और जो है PTI के लोग भी हैं और MQM के लोग भी हैं जो अपने आप को आवाम की पार्टी कहते हैं। और जब भी वो बरसर इक़्तिदार नहीं होते तो उनके साथ जो आम तौर पे अपोजिशन के साथ रवैया रखा जाता है, जब उनके साथ तशद्दुद होता है या उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनके लोग उठाए जाते हैं, तो मैं ज़िंदगी भर जो है वो प्रेस क्लब पे जाता रहा हूँ, एहतजाजात में जाता रहा हूँ मिसिंग पर्सन्स के, उसमें कोई तफरीक तो कर नहीं सकता है, शिया हो या कोई और हो या बलोच हो। आपने हमेशा सबके लिए आवाज़ उठाई। यूनिवर्सिटी में भी टीचर उठाए गए, उनके लिए भी आवाज़ उठाई। इवन आपने फ़लस्तीन के वाले से अभी आपने बहुत ऑर्गेनाइज एहतजाज ऑर्गेनाइज किया, देखें ना, तो ज़ाहिर है इंसानियत सोज हो रहा है फ़लस्तीन में। और आपने जिक्र छेड़िया, तो मैं तो सबसे अपील करूँगा कराची यूनिवर्सिटी में जितने भी उस्ताद हैं, शागिर्द हैं, कि हम सब लोग मिल के प्रोग्राम बनाएं। 7 अक्टूबर आने वाली है, फ़लस्तीन पर साल भर की बमबारी हो जाएगी। हम सबको मिलकर कम से कम 10,000 लोगों का जुलूस निकालना चाहिए 7 अक्टूबर को। और हमने पहले, आपको मैं बताऊं, 2002 में मैं टीचर सोसाइटी का सेक्रेटरी था, 2003 में तो इराक़ पर अमेरिका ने हमला करने का ऐलान किया था, हम हमला करेंगे। तो हम लोगों ने 10 मार्च सन 2003 को हमने कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी की काउंसिल के इजलास में तय किया कि जिस दिन अमेरिका हमला करेगा उस दिन हम एहतजाज करेंगे और क्लासेस का बाइकआउट करो। आप यकीन करें, अमेरिका ने 17 तारीख की रात को इराक़ पर हमला किया, 18 तारीख को हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में क्लासेस का बाइकआउट किया, और जुलूस जो था ना हमारा, वो हॉकी ग्राउंड से लेकर NED के गेट तक था। इतना बड़ा था। तो जहाँ भी किसी के साथ देखिए ना, बमबारी करना, जंग करना, फ़ौजी ऑपरेशन करना, लोग उसको ज़रूरत बना के पेश करते हैं, लेकिन मासूम लोग उसमें कुछ ले जाते हैं। अच्छा, ऐसे आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, स्टूडेंट्स विंग ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उन्होंने कहा जी कि जो अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने कल आपके हवाले से एक वो किया कि क्लासेस का बाइकाट किया जाएगा और एक प्रोटेस्ट करेंगे। वो ज़ाहिर है उन्होंने ऐलान भी किया, प्रेस रिलीज़ जारी की, लेकिन उस पर फिर रद्द अमल आया स्टूडेंट्स का। उन्होंने कहा जी कि ये तालीम का बड़ा नुकसान है। तो हम तो ये देखते हैं कि ये वही तंजीमें हैं जो आपस में लड़ाई करके 4-4 दिन यूनिवर्सिटी बंद कर देते हैं, तो उनको एक उस्ताद के साथ इस तरह कर दिया। नहीं, वो काश कि वो यूनिवर्सिटी बंद करते अपने मसाइल के लिए। और मैं देख रहा हूँ पिछले 25 साल से उन्होंने कोई हड़ताल भी नहीं कर पाई। बड़ी अफसोस होता है। यूनिवर्सिटी की जान ही स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी की टॉप प्रायोरिटी स्टूडेंट्स होना चाहिए। उनको दुख है उनका ट्रांसपोर्ट का, उनका हॉस्टल का, उनकी फ़ीसें इतनी बढ़ा दी। आप बताएं, 1,05,000 रुपये MPhil की फ़ीस करती है ये कराची यूनिवर्सिटी में। एक आम स्टूडेंट की फ़ीस 40,000 से लेकर 1,40,000 कर दी है। नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। ऐसे ही। और असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिलती, कितने असातिज़ा हाउस सीलिंग नहीं मिलती, कितने असातिज़ा तनख्वाह 15 महीने से बंद हैं। तो ये सब में हम दोनों पिस रहे हैं, तलबा भी पिस रहे हैं, असातिज़ा भी पिस रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में उनकी अपनी सोच है, वो समझते हैं कि तालीम का नुकसान हो रहा है, मैं भी समझता हूँ। लेकिन एक बात मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मैंने तो नहीं कहा किसी से कि वो हड़ताल करे, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया है, जो उन्होंने बयान में भी लिखा है कि अगर एक सिंडिकेट मेंबर को इस तरह से सिंडिकेट के इजलास में जाने से रोका जाएगा तो इसका मतलब है कि अगले सिंडिकेट इजलास में हर आदमी जाके वही फ़ैसला करेगा जो उसको फ़ोन पर सुना दिया जाएगा। इस तरह से हमारी नुमाइंदगी
को ख़तरा पैदा कर दिया, और इसलिए हमें इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर किसी और सिंडिकेट मेंबर के साथ ये होता तो मैं भी यही बोलता कि नुमाइंदगी को ख़तरा है। अब अगर असातिज़ा समझते हैं कि भाई जो है ये चीज़ जो है हमें पॉइंट रजिस्टर कराना चाहिए कि ये हमारे लिए लिमिट है, हम इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम लोगों के लिए आसान करें तो ये यूँ भी कहा जा सकता है कि आपको उठाया जाने का मतलब ये था कि जो बाकी सिंडिकेट के मेंबर थे या यूनिवर्सिटी थी उसको एक पैगाम दिया जा रहा था कि भाई आप थोड़ा सा हमारी मान के चलें, जैसा कि खुद सुना वाइस चांसलर साहब ने भी कहा है कि 2 दिन मुझे इस्लामाबाद में रखा है FIA ने। असल में देखिए बात यह है कि सिंडिकेट की हालत वैसी बहुत ख़राब है, आप जानते हैं। ऐसे ही टीचर्स के मसाइल हैं, नॉन टीचिंग के मसाइल हैं, इतने माली मसाइल हैं, क्या क्या हैं, हड़तालें होती रहती हैं, सिंडिकेट का इजलास होता है उनमें जिक्र भी नहीं होता यूनिवर्सिटी के क्या मसाइल हैं। तनख्वाह नहीं मिल रही, हमें आज भी तनख्वाह नहीं मिली, हमें कल भी तनख्वाह नहीं मिलेगी, परसों भी नहीं मिलेगी, 5 को मिलेगी। कल सिंडिकेट हुई, किसी ने कहा कि भाई तनख्वाह 5 को क्यों मिल रही है। तो सिंडिकेट तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि उसमें जो है वो ये कोई 22 अरकान होने चाहिए, इस वक्त शायद 14-15 हैं। उनमें से हम सिर्फ 4 टीचर्स हैं इलेक्टेड नुमाइंदे, बाकी सारे के सारे नॉमिनेटेड बाय द वाइस चांसलर या फिर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ऐसे ही इन लोगों ने ये मामला जस्टिस जहांगीरी वाला मामला जिस तरह से किया है उससे बड़ा वाज़े मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना चाहिए कि उन्होंने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है उन लोगों का किरदार क्या है। पुनः असातिज़ा के मसाइल को समझते हैं। असातिज़ा के 40-50 टीचर्स का रेफ़र बैक सिलेक्शन बोर्ड का होना है, बेचारे 15 साल से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं सुनते उनके केस को, कल भी फैसला नहीं किया रेफ़र बैक का। इसी तरह से इवनिंग के बिल्स नहीं मिलते साल भर, इसी तरह से सेमेस्टर रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, इसी तरह से मेडिकल के बिल्स में डिले आता रहता है, इसी तरह से टेम्प्रेरी टीचर्स हैं। आप देखें, ये सबसे बड़ी बात मैं चाहूँगा आपके थ्रू ये बात जाए कि टेम्प्रेरी टीचर्स हर सेमेस्टर में 900 टेम्प्रेरी टीचर हायर किए जाते हैं, उनमें से 800 के करीब हुए हैं जिनको के एक लेक्चर देने के 480 रुपये मिलते हैं। ये रखा हुआ एजेंडा मैं आपको दिखा दूँगा, इसके अंदर उनके पर नाम तफसील दी हुई, वो भी याद आप बताएं। ये 2024 है, एक उस्ताद जो है वो शहर से अपनी मोटरसाइकिल अपनी गाड़ी पर आएगा, अपना पेट्रोल खर्च करेगा, एक क्लास लेगा, 480 रुपये उसको मिलने चाहिए। वो उस दिन नहीं मिलते उसको साल भर बाद मिलते हैं, साल बाद और जो है वो आधे दोस्त पेट्रोल में लगा दिया। हाँ, तो इसमें वो बेचारा क्या करेगा। तो आप तो यानी देखा जाए तो मदरसे से भी बुरा हाल कर दिया है कराची में। बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज़ाहिर 480 रुपये में क्या करेगा। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो सारा वाक़या है, जस्टिस जहांगीरी वाला, फिर ये FIA में जाना, फिर उनकी टीम भी आई, फिर वाइस चांसलर भी वहाँ पे गए, उन्होंने अपना रोना भी सिंडिकेट में। तो ये क्या, अगर यहाँ कंप्रोमाइज़ यूनिवर्सिटी करती है अपने उसूलों पे, अपने स्टेचूज़ पे, अपने कानून पे, तो क्या लगता नहीं है कि ये कल को मज़ीद किसी भी चीज़ पे दबाया जा सकता है? देखिए, मेरे ख़्याल में जो सूरत हाल है वो यही है, जो हमारा पुराना स्टांस है कि चाहे हायर एजुकेशन कमीशन मुदाखलत करे या सेक्रेटरी बोर्ड कहे कि जी आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, आप सिलेक्शन बोर्ड नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी के बाहर का कोई भी आदमी हो, मेरा सगा रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वो अगर वाइस चांसलर या किसी टीचर से भी कहे कि इस बंदे को पास कर दो, ये इन्फ्लुएंस है और ये मुदाखलत है, यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। तो HEC तो पता नहीं कब से ये सब चीज़ें करती चली आई है। अभी वो लेकर आ गई है एक पॉलिसी, ग्रेजुएट पॉलिसी, जिसमें कि कोर्सेज़ की तादाद इतनी बढ़ा दी है कि कम जो सब्जेक्टिव कोर्स हैं वो कम करने पड़ रहे हैं, उनके कंपलसरी कोर्सेज बढ़ाने पड़ रहे हैं, वो देखे बगैर करते हैं। इसी तरह सिंध हायर एजुकेशन कमीशन है, इसी सेक्रेटरी बोर्ड है। वक्त आ गया है मेरे ख्याल में कि देखा जाए कराची यूनिवर्सिटी में कल जिस तरह से हुआ कि अरबाब इख्तियार ये देखें कि उन्होंने ये जो 2018 में जो तरमीम की है सिंध यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में, और इसी तरह से जो हायर एजुकेशन कमीशन बना के रखा हुआ है 2002 से, इनकी कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस है। ये यूनिवर्सिटी में मुदाखलत करने के इदारे बन गए हैं और यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े सरमाएदार 20-20 साल 30-30 साल से, जैसे ICCBS है, वहाँ पे बोर्ड के डायरेक्टर बने बैठे हुए हैं। आप बताएं, जो ICCBS का जो डायरेक्टर साहब थे वो 17 साल तक थे, 22 साल। उससे पहले अताउर रहमान साहब थे, वो 14 साल तक थे। मैं तो सवाल करता हूं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ को 1 साल की एक्सटेंशन लेने के लिए पार्लियामेंट से करारदाद पास करनी पड़ती है। कोई ये देखता नहीं कि ये निराली यूनिवर्सिटी में निराला ICCBS है, HEC जो कहलाता है, तो रहमान साहब का इदारा, इसमें जो है इनके कवानीन में ये लिखा हुआ है जो सेनेट ने मंजूरी नहीं किए। हाँ। और वो ये जो है 22 साल तक ये लोग जो है डायरेक्टर बने रहते हैं, कोई पूछता नहीं। बाकी सारी यूनिवर्सिटी में हर जगह का चेयरमैन या डायरेक्टर 3 साल बाद चेंज हो जाता है, नेक्स्ट प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर बन जाता है। अच्छा, तो ये जो लाकानूनियत है, ये फेलियर है हायर एजुकेशन कमीशन का, ये फेलियर है सिंध हायर एजुकेशन, ये फेलियर है सेक्रेटरी बोर्ड के इदारे का।
वक्त आ गया है कि हायर एजुकेशन की रिफॉर्म्स की जाएँ और ये सारे नाक़िस इदारे और जिस तरह से वाइस चांसलर अपॉइंट होते हैं, जिस तरह सिंडिकेट के मेंबरान अपॉइंट होते हैं, इनके लिए असर नौ जो है वो काम किया जाए और ये तालीम का जो बर्बादी है इसको रोका जाए। अच्छा, इस पे अगर हम मज़ीद थोड़ी सी बात करें, ये जो आपने 22 साल का जिक्र किया कि एक शख्स जो है वो 22 साल रहता है, तो इसका मतलब जो 17 साल रहा उसने कोई ऐसा शख्स तैयार नहीं किया कि जो उसके बाद तैयार रहता, और 22 साल वाले ने भी कोई ऐसा तैयार नहीं किया कि वो फिर से। देखिए, प्रोफेसर अताउर रहमान साहब इमरान खान साहब के साथ वज़ीर भी रहे, है ना, और इनकी मर्ज़ी से हायर एजुकेशन कमीशन चीफ बनता, इन्हीं की मर्ज़ी से वो यूनिवर्सिटी बन रही थी, कौन सी वाली, जिसमें 42 अरब रुपए यूनिवर्सिटी के लिए रखे गए और हायर एजुकेशन कमीशन का बजट 120 से कट करके 60 अरब रुपए किया गया था। तो कोई ये नहीं देख रहा कि अगर जो है वो उस दौर का एहतसाब हो रहा है इतनी शद्दुमत के साथ, तो ये अताउर रहमान साहब आज तक जो है चीफ पैटर्न बने हुए ICCPS के। इन्होंने अपने पिछले 50 साल में उस इदारे में सालाना उसका बजट है आजकल 1 अरब 32 करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए कि जो है क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी जो है वो पिछले 40 साल से एक इदारे में और अभी भी उसका चीफ पैटर्न, जो कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में कोई ओहदा नहीं है, खुद साख्ता है सारा का सारा, तो उसका इनका कोई हिसाब नहीं करेगा, इनके बारे में कोई नहीं जानने की कोशिश करेगा कि इन्होंने ICCPS में कैसे अपनी इजारादारी और ये प्राइवेट सरमाएदारों की इजारादारी लगा रखी है। वहाँ के 350 असातिज़ा और मुलाजमीन हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन करके रखी थी। उनको तो जैसे पता नहीं, जैसे फ़लस्तीन को इसराइल से आज़ादी मिल जाए, तो लगता है साबका डायरेक्टर के जाने के बाद वहाँ पे फ़लस्तीन को आज़ादी मिल। अच्छा, इनको तो आप तो ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं, आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई नहीं कर सकेगा। उसकी वजह ये है कि ये पहले तो इमरान खान के साथ लगे रहे और फिर मिनिस्टर भी रहे, उससे पहले ये मुशर्रफ दौर में भी रहे, फिर अब इन्होंने पहले ये बड़ी तनकीद करते थे पीपल पार्टी पर, लेकिन अब ये सुना है कि ये पीपल पार्टी के ऑफिशियल से मिले हैं और वहाँ से इन्होंने लाइन अपनी सीधी की है, लेकिन बड़ी तनकीद करते रहे। देखिए, बात यह है कि यूनिवर्सिटी के मामलात में उस्ताद को जो है वो फेयर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उसकी गैर जानिबदारी हर लम्हे पर साबित होनी चाहिए। मेरे भी सियासी ख्याल आते हैं, मैं कुछ चीज़ों को अच्छा समझता हूँ, कुछ चीज़ों को बुरा समझता हूँ, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर किरदार ये नहीं हो सकता कि मैं अपने सियासी नुक्ते नज़र से जो है वो पढ़ाना शुरू कर दूँ, सियासी नुक्ते नज़र से अदारे को चलाना शुरू कर दूँ। ये तो यही मसला है कि अताउर रहमान साहब जैसे लोग जो है इतनी बैरूनी मुदाखलत को दावत क्यों देते हैं, क्योंकि इनको अपनी इजारादारी कायम रखनी होती है। ये कभी जो फ़ौजी जनरलों को बुला के दौरे करवा के दिखाना चाहते हैं, कभी किसी हुकूमत को दिखाना चाहते हैं मैं कितना पावरफुल हूँ, कभी किसी और को बुला के दिखाना चाहते हैं। एक ज़माने में नोबेल लॉरिएट्स को बुला के दिखाते थे हमारी पता नहीं कौन सी रिसर्च है। तो लेकिन ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये मुल्क जो है वो एक आइनी जमहूरी रियासत है। यहाँ पर जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सरकारी इदारे में इतनी बड़ी आमरीत कायम रहे और कोई तवज्जो क्यों नहीं दे रहा है इस मसले के ऊपर। सुना है कि वो जो 2 डोनर हैं इस इदारे के, वो अब मतलब इतने बासर हो गए हैं कि उन्होंने पूरी सिंडिकेट को, पूरी यूनिवर्सिटी को, सबको नोटिस भेज दिए हैं। जी। देखिए, हमारी 27 अगस्त को सेनेट का इजलास होना था और जिसमें कि जो है वो यूनिवर्सिटी के 22 सेंटर्स और इंस्टीट्यूट हैं, उन सब के लिए एक मॉडल स्टैचूज़ अप्रूव हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं बशमूल ICCPS अताउर रहमान साहब वाला, कि जिनके स्टैचूज़ पिछले 50 साल से अप्रूव ही नहीं हुए, सेनेट से अप्रूव ही नहीं हुए। इनके कवानीन किस तरह सेंटर चलेगा, किस तरह डायरेक्टर बनेगा, किस तरह क्या होगा, या मंजूर ही नहीं हुए थे। और ये बात ओहदा कहाँ खुला, ये अगस्त के दूसरे हफ्ते में सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है। वहाँ पर जब पूछा गया कि भाई आप कह रहे हैं कि आपके स्टैचूज़ तो मंजूर हैं, तो लाइए स्टैचूज़ तो मंजूर शुदा स्टैचूज़ नहीं थे। फिर हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर में लिखा है, यूनिवर्सिटी के वकील से पूछा कि इनके स्टैचूज़ कब बने, उन्होंने कहा जनाब 27 अगस्त को सेनेट रखिए, उसमें इनके स्टैचूज़ अप्रूव करा लेंगे। तो उसने लिखा भी उसके नीचे इनके स्टैचूज़ अप्रूव करा के लाओ। अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने लिखा था कि उसके बाद ये तय होगा कि यहाँ पे डायरेक्टर का तकर्रुर किस तरह से होगा। सही है। अच्छा, ये जो इनके पुराने इन्होंने अपने बनाए हुए स्टैचूज़ हैं जो कहीं से मंजूर नहीं, उसमें इन्होंने लिख दिया है अब कि जी इश्तहार के ज़रिए डायरेक्टर बनाएगा। पहले था इश्तहार के ज़रिए 60 साल की उम्र का डायरेक्टर बनेगा, फिर उन स्टैचूज़ को इश्तहार को चेंज करके 65 साल का डायरेक्टर कर दिया, क्योंकि 65 साल के होने वाले थे साहब का डायरेक्टर। अब उसको चेंज करके 55 साल कर दिया, ताकि जितने भी लोग इस वक्त हैं वहाँ पे प्रोफेसरान वो इनएलिजिबल हो जाएं उससे। तो अब आप देखिए कि यानी कि इजारादारी अपने हाथ से निकल भी गई है, लेकिन अभी भी कोशिश हो रही। दूसरी बात, जब अदालत में ये बात कहकर आए तो 19 अगस्त को हम लोगों को सेनेट का एजेंडा मिला और 22 अगस्त को
नादर पंजवानी और जो है ये हुसैन जमाल, जो कि पता नहीं कब इन्होंने 20 साल 40 साल पहले कुछ रुपए दिए होंगे, डोनेट किए होंगे, इन्होंने पूरी सेनेट 136 अरकान है सेनेट में, जिनमें 95 प्रोफेसरान हैं, उन सबको लीगल नोटिस भेजा और कहा कि कोर्ट कह रहा है कि आप स्टैच्यूज़ अप्रूव करें। ये कह रहे हैं कि ख़बरदार आपने ICCPS के स्टैच्यूज़ अप्रूव किया, अगर आपने अप्रूव किए तो हम आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे, हम आपके मुकदमा करेंगे। क्यों कि हमने सिंडिकेट से कभी मुआहदा कर लिया है, जो कोई मुआहदा नहीं किया, सबूत भी नहीं उसका, कि हम 2 आदमी परमानेंट मेंबर्स रहेंगे। आप मुझे बताएं, सरकारी इदारा है, आपने 2-4 रुपए दे दिए और आप परमानेंट मेंबर डायरेक्टर बन गए, और आप पूरी पॉलिसी सिर्फ चेंज नहीं करे बल्कि आप, इन्होंने तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पे भी मुकदमा किया, उनको भी लीगल नोटिस, सबसे पहला नाम वाइस चांसलर का है। यानी आप मुझे बताएं, कल को वाइस चांसलर BOG का इजलास करेगा, है वो 2 आदमी बैठे होंगे, वाइस चांसलर उनसे किस मुंह से बात करेगा, तुमने मुझे लीगल नोटिस भेज रखा है, मैंने साइन, और नतीजा ये निकला कि चीफ मिनिस्टर साहब ने 27 अगस्त को 3 बजे सेनेट थी, उन्होंने 2 बजे सेनेट मनसूख कर दी। किसके दबाव में मनसूख की भाई? तो ये मैं वही और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि भाई वो किसके दबाव में ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर सिंध गवर्नमेंट कहती है मुसलसल कि जो है कराची यूनिवर्सिटी सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, और सिंध और अब तो इस साल 3 अरब 10 करोड़ रुपए इन्होंने ग्रांट भी दी है, पहले 2 अरब थी, अब 3 अरब की है, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट की है कराची यूनिवर्सिटी, इसमें कोई शुबा नहीं है, ऐसे ही है ना। लेकिन सिंध गवर्नमेंट कराची यूनिवर्सिटी के इदारों का इजलास मनसूख करा दे, सिंध गवर्नमेंट सिंडिकेट में जो है वो कोई अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही हो, उसके ऊपर इतना बड़ा तमाशा हो रहा हो, एक सिंडिकेट के मेंबर को उठा के ले लिया जाए, वो दबाव डाला जा रहा हो लोगों पर, वो कोई नोटिस ही ना ले, वो ये देखे ही नहीं सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब के उनके नॉमिनेट किए हुए लोग 8 आदमी सिंडिकेट के अंदर, वो आंख बंद करके एक आदमी की डिग्री को इसलिए जाली करार दे रहे हैं क्योंकि अनफेयर मीन्स कमेटी ने कहा हम फैसला नहीं कर सकते। भाई आप यूनिवर्सिटी को कहाँ ले जा रहे हैं? आप तो क्यों हमारी यूनिवर्सिटी को सियासी अखाड़ा बना रहे हैं? आप क्यों हमें एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं? आप हमारी यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी को क्यों हमसे छीन रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी को असातिज़ा से और तलबा से छीन लेंगे तो आप यूनिवर्सिटी को कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ पे कैसे तालीम का निज़ाम चलेगा? आपकी डिग्री को कौन वैल्यू देगा? कल को जस्टिस जहांगीरी साहब ने मुकदमा कर दिया और साबित कर दिया कि उनकी डिग्री असली थी, तो आप कहाँ मुँह दिखाने के लिए जाएंगे? पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसकी LLB की डिग्री इंडिया में भी तस्लीम की जाती है कोर्ट में, वरना और किसी इदारे की पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लेकिन वो ज़ाहिर है घर को आग लग गई, घर के चिराग से वाली बात है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती आराज से और अपना कीमती वक्त दिया। आप बहुत बिजी शेड्यूल है और हमारी ख्वाहिश है कि आप 3 दफ़ा उठाए गए हैं तो 4थी दफ़ा। लेकिन देखिए बात ये नहीं है, हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ के इदारे हैं, जैसे असातिज़ा काबिल एहतराम है वैसे इदारे भी होने चाहिए ऐसे। लेकिन ये कि अगर हम कोई कानून की खिलाफ वर्जी करें हमें अदालत में पेश करें, ज़ाहिर है जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाए। तो जो है वो 2017 में भी मुझ पे एक इल्ज़ाम लगाया था कि मेरी गाड़ी में वो भी कल से बड़ी चीज़ चल रही है, बल्कि आप बात उस पर कर ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो है वो मैं आपको बताऊं कि 2017 में जो है वो एक हमारे साबका उस्ताद थे, 1980s में बड़े आदमी थे, डॉक्टर ज़फ़र आरिफ, उनको भी जेल में बंद किया हुआ था, वो किसी सियासी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो हम लोगों ने क्योंकि उनसे पढ़ा भी है, उनसे सीखा भी है, उनकी बड़ी असातिज़ा के लिए खिदमत हैं, वो हमारी टीचर सोसाइटी के सदर भी रहे, सिंडिकेट के मेंबर भी रहे। तो हम उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे कि बेचारे 72 साल की उम्र के हैं, इनको रिहा किया जाए, इनको बेल दे दी जाए। बेल डिनाई की जा रही थी 2017 में उनको। तो मुझे और एक और साथी टीचर को जो है वो उठा लिया गया और मुझ पर मुकदमा ये बना कि जो है वो मेरी गाड़ी में से एक पिस्तौल बरामद हुई। अब आप समझिए कि 6 मार्च 2017 से लेकर और 22 जून 2022 तक 5 साल मैंने सिटी कोर्ट में 103 पेशियों में गया हूँ और वो 5 सफ़े का जजमेंट आया, उसमें लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ कोई चीज़ साबित ही नहीं हो सकी, मैं बरी हो गया। और कल ये तो जो बाद लोग ये समझ रहे हैं कि मैं कोई इश्तहारी हूँ या कुछ और हूँ, उनकी इत्तला के लिए पुलिस ने कल उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी ये एहतियात से कहा, उनको पता है, उनका हम वेरीफाई करना चाह रहे थे इनका केस क्या। तो 7 घंटे मुझे 8 घंटे अपने हमसे भेजा में रखा और वो जो वेरिफिकेशन के लिए ख़ास थाने जहाँ के अंगूठा लगा के वेरीफाई कहीं नहीं लेकर गए, वो ख़ुद भी कह रहे हैं हम कहीं नहीं लेकर गए। तो जाहिर सी बात है भाई, ये इस तरह की सूरत हाल में बाद लोगों को शायद ये ख्याल है कि जो है वो मैं कोई इश्तहारी टाइप का आदमी हूँ। मेरे ऊपर एक ही मुकदमा था, मैं उसमें बरी हो गया। और जो है वो हाँ, हम बिल्कुल जैसे कोई भी आदमी हम गलत काम करें और हम हमारे ख़िलाफ़ कानून के तहत ज़ाहिर है जो कानून का प्रोसीजर हो। डॉक्टर साहब अगेन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने ये व्लॉग देखा है, आज का सारी सूरत हाल आपके सामने। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।